हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले एनवायरनमेंट बहुत इजी रहेगा आपके लिए। रीजन भी हमने मेजोरिटी ऑफ चीज़ें ऑलरेडी कवर कर रखी है जोग्राफी में, राइट। जोग्राफी एनवायरनमेंट एकदम अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, देयर इज डेफिनेटली सम ओवरलैपिंग। आपके लिए इजी इसलिए रहने वाला है क्योंकि हमने करा हुआ है। प्लस द बेस्ट थिंग इज हम इसमें से बस वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कंसेप्ट आपके ऑलरेडी क्लियर है। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, सब हमने करा हुआ है, राइट। अब हमें क्या करना है, बस वैल्यू एडिशन पे फोकस करना है। और हमें अपने आंसर को दूसरों लोगों के आंसर डिफरेंशिएट करने पे फोकस करना पड़ेगा। हर कोई जेनरिक आंसर लिखने वाला है। अगर आप आज स्कूल के बच्चे को भी उठा के पूछो एयर पोल्यूशन क्या होता है, वो बता देगा। बट आपका आंसर कैसे डिफरेंट होगा? क्योंकि आपको कीवर्ड्स पता होंगे, आपको स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन फ्रॉम रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज, फ्रॉम रेलिवेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पता होंगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड स्टार्ट। सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन को फोकस करने वाले हैं। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? देखो, जब भी एयर में कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, कोई हार्मफुल ऐसा केमिकल या कोई भी चीज हार्मफुल, पर्टिकुलेट मैटर है बेसिकली सॉलिड। तो सॉलिड पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं जो डिग्रेड करते हैं एनवायरमेंट को, जो हार्म करते हैं एनवायरमेंट को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमन को। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। क्यों होता है एयर पोल्यूशन? यू ऑलरेडी नो, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इंडिया की रैंक समझना। व्हेन इट कम्स टू पोल्यूशन, इंडिया में 39 सिटीज दुनिया के टॉप 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में आती हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज फॉर ऑलमोस्ट एवरी पोल्यूशन। ये पोल्यूशन इन जनरल में भी आप ये डेटा यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज देखो, देयर इज समथिंग नोन एज पर्टिकुलेट मैटर 2.5। पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है? जब हम किसी चीज को जलाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि ना कुछ पार्टिकल्स, ब्लैक ब्लैक कलर के पार्टिकल्स देखे होंगे आपने आसमान में उड़ते हुए, ठीक है। वो तो बहुत बड़े होते हैं, बट देयर आर सम पार्टिकल्स दैट यू कांट एक्चुअली सी। तो वो होते हैं PM2.5 एंड PM10, ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर मतलब ये वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो एयर में घूम रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे तो सॉलिड पार्टिकल, इसमें क्या दिक्कत है? जब आप इसको इनहेल करते हो ना, आपके लंग्स में फंस जाते हैं। कभी कभी PM2.5 तो आपके ब्लड स्ट्रीम में भी घुस जाता है, और इट इज वेरी हार्मफुल फॉर यू, आपके लंग्स के लिए बहुत बेकार है। अच्छा, एज पर द WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, इंडिया में जो PM2.5 का कॉन्सेंट्रेशन है वो दुनिया से 10 टाइम्स ज्यादा है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज इन इंट्रोडक्शन, ठीक है। एंड इज द फिफ्थ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री एज पर दी IQ एयर 2024। अब इसके बोल सकते हैं हम, इसके कॉजेस क्या हैं, क्यों हो रहे हैं? वेहिकुलर एमिशन। अरे यार, इस देश में हर इंसान को खुद की गाड़ी चाहिए। किसी को थार चाहिए, किसी को फॉर्च्यूनर चाहिए। एक गाड़ी से किसी का मन नहीं भरता, हर इंसान को अपनी पर्सनल गाड़ी चाहिए। जबकि एक देश में जितने एजुकेटेड लोग होते हैं, जितना वो देश डेवलप करता है, उतना ज्यादा वो देश पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बिलीव करता है। बट हमारे यहाँ तो ये है नहीं। ऊपर से द सॉन्ग्स मित्रा दी थार, everyone have glorified people owning their own car and spending their whole life paying EMI, which makes no sense। एक इंसान अगर एक गाड़ी गाड़ी लेकर के जाएगा तो कैसे काम चलेगा, राइट। तो वी शुड फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। देन इसमें होता क्या, वेहिकुलर एमिशन में वी ऑलरेडी नो, पर्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये सब रिलीज होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एमिशन होता है। अब देखो, इंडस्ट्रीज में भी क्या होता है, हम बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं, उसमें हार्मफुल गैस बाय प्रोडक्ट की तरह निकलती है। कोल बेस्ड पावर प्लांट, अगर आप देखो, सीमेंट देखो, तो इसमें सब में कोल यूज होता है। कोल जब जलता है तो उसमें से भी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। ये सब क्या करते हैं, पोल्यूशन में ऐड करती हैं। देन क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग। अब इनको लगता है कि फार्मर्स को लगता है कौन क्रॉप को उखाड़े, उसमें पैसे लगाए, उसको उस बायोगैस प्लांट लगाए, इससे अच्छा तो उसको जला दो। बट आपको ये नहीं पता ना कि इसका कितना बड़ा नुकसान है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM10 एंड PM2.5, ये सब रिलीज होता है। एंड इसी की वजह से स्मोक क्रिएट होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड रोड डस्ट, ओपन वेस्ट बर्निंग, हाउस फ्यूल बर्निंग एंड नेचुरल सोर्सेज। तो ये सब तो आपको पता ही है। नेचुरल सोर्सेज क्या है? जैसे मान लो वॉल्केनिक eruption हुआ, तो वॉल्केनिक eruption में क्या होता है, हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, हार्मफुल डस्ट, हार्मफुल उसमें हार्मफुल तो नहीं बोलेंगे, बट एज एन ऐसी गैसेस रिलीज होती है जो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को हाईजैक कर लेती हैं। सो देवर टाइम्स जब जब गैसेस रिलीज हुई थी, एंड उसकी वजह से इतने बड़े काले बादल बन गए थे कि सनलाइट आई ही नहीं पाई थी फॉर मंथ्स, एंड टेम्परेचर रिड्यूस हो गया था। प्लस इसमें पर्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सम सल्फर एंड सम बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर आल्सो रिलीज व्हिच इज हार्मफुल फॉर अस। तो ये सब गैसेस इसमें रिलीज होती हैं, ठीक है। पॉलिने इसमें पॉलिनेशन में भी चीजें रिलीज, मतलब पॉलन ग्रेन्स भी होते हैं। इट इज ऑल्सो समटाइम्स देयर आर मेनी पीपल आर एलर्जिक टू दैट। देन देयर आर डस्ट स्टॉर्म्स आल्सो, फॉरेस्ट फायर आल्सो, दे आर ऑल नेचुरल, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? एक तो रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं ऑब्वियसली, एज आई टोल्ड यू। एस्मा के लिए इट्स रियली हार्मफुल, लंग्स कैंसर हो जाता है, हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है। और ऊपर से हमारे देश के महान लोग सिगरेट भी पीते हैं,
तो वही ना कि इतना ज़्यादा बुरा कर रखा है, ऊपर से सिगरेट भी पी रहे हो। एंड द वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल दैट आई हैव मीट इन माय लाइफ, दे वुड गो टू जिम, दे वुड वर्क आउट फॉर आवर्स एंड देन कम आउट एंड स्मोक। भाई क्या क्या हिपोक्रेसी है, क्या क्या मतलब है इतनी पढ़ाई लिखाई का, जब आपको इतना ही नहीं पता कि दिस इज इंजीरियस टू योर हेल्थ। ठीक है, देन इट रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना। उसके अलावा हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन होता है, वनरेबल ग्रुप्स, सो बेसिकली चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, जो एल्डरली होते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, वो सबसे ज्यादा वनरेबल होती है, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एंड सच्ची बता रही हूँ, इतना बुरा हाल हो रखा है ना अभी करंटली पोल्यूशन का। आई रिमेम्बर दिसंबर में आई वेंट टू सम प्लेस एंड आई वाज क्रॉसिंग दिल्ली। तो रात की बात थी, हम लोग दिल्ली क्रॉस कर रहे थे एंड वहां पे पेट्रोल पंप थे। तो आपने आई गेस एक सीरीज देखी होगी, स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स में ना देयर इज एन ऑल्टरनेट वर्ल्ड जो पूरा ना हाईजेक हो रखा है, उसको एक मॉन्स्टर ने हाईजेक कर रखा है एंड इट इज डार्क एंड देयर इज पोल्यूशन एवरीवेयर। मतलब ये बहुत डार्क है और एकदम उसमें धुंध रहती है। आई लिटरली फेल्ट एज इफ मैं स्ट्रेंजर थिंग के सेट पे आ गई हूँ। इट वॉज सो पोल्यूटेड दैट आई कुडंट सी एनीथिंग एट ऑल। अगर लाइट भी जल रही थी ना, तो वो लाइट दिखाई भी नहीं दे रही थी कि लाइट जल रही है, बस कुछ हल्की सी रोशनी दिख रही थी। इतना पोल्यूटेड था। ठीक है, इनफैक्ट इट इज सेड कि आप मतलब एक एक बंदे ने कहा था कि आप दिल्ली में योगा करो, उससे अच्छा आप बैंगलोर में 3-4 सिगरेट फूक लो। देयर वाज सम न्यूज़ आर्टिकल व्हिच वाज वेरी फेमस। तो दिस मीन्स कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है एयर पोल्यूशन का, तो वी नीड टू काउंटर दैट, राइट। अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली इकोनॉमिक लॉस। कितने, इफ यू रिमेंबर, तो दिल्ली में ये भी निकाला गया था कि फॉर फ्यू डेज गवर्नमेंट ने बोला था कि आप वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करिए। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट टू लीव देयर सिटी, स्पेशली दिल्ली वाला, दिल्ली एनसीआर वाला जगह तो लोग छोड़ना चाहते हैं, गाजियाबाद एंड स्टफ। एंड दे डोंट वांट टू लिव देयर। अभी आपने एक न्यूज़ भी देखी होगी कि एक आईईएस ऑफिसर थी विद अलोंग विद हर हस्बैंड, शी लेफ्ट द जॉब एंड शी सेड कि भाई मैं अपने बच्चे को इतने बेकार एनवायरनमेंट में नहीं ग्रो करने वाली। उसने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, बोलती ठीक है हम पहाड़ों में रह लेंगे, मेरे को यहाँ नहीं रहना। सो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, पीपल आर गोइंग अवे। ठीक है, प्लस लोगों की अगर तबीयत खराब हो रही है, लोगों का अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है हेल्थ केयर में, तो भी इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड सोशल इनइक्वालिटी। जो पुअर, आपने तो अपने घर में लगा लिया ये प्योरीफायर, आप तो मास्क लाके जा रहे हो, गरीब लोगों का क्या हुआ? उनको तो सफर करना पड़ रहा है ना, उन्होंने तो गाड़ी खरीदी भी नहीं थी, उन्होंने तो गाड़ियों गाड़ियों को यूज करके पोल्यूशन क्रिएट भी नहीं किया था, उनका तो कार्बन एमिशन बहुत कम है, स्टिल दे हैव टू सफर। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है इसका, एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन, ओजोन डिप्लीशन, क्रॉप एंड फॉरेस्ट डैमेज एंड फोटोकेमिकल स्मॉग, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ओजोन डिप्लीशन हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड रेन में क्या होता है, बेसिकली जो सल्फर एंड नाइट्रोजन होता है ना, वो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बना देता है। ठीक है, विद मतलब मिक्सिंग विद दी रेन ड्रॉप, रेन वाटर्स, एंड जो वाटर होता है ना, उसका पीएच लेवल बहुत गिर जाता है। अब ये जो पानी है ना, ये जितने प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनफैक्ट जितनी बिल्डिंग्स हैं, उन सबको बहुत हार्म करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देन urban air pollution. UN Habitat World Cities Report 2024 said that urban air pollution caused 6.7 million premature death. 6.7 million, can you believe? 13 out of world's 20 most polluted cities are in India. ठीक है, तो टॉप में तो इंडिया इसमें टॉप में है, और कितनी सारी डेथ हो रही है। अब देर आर सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं कुछ। ठीक है, एंड देन फायर क्रैकर्स, बायोमास बर्निंग, लैंडफिल्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वी नीड नॉट टू कवर दैट नाउ। कौन सी ऐसी एरिया है जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू रिडक्शन ऑफ अर्बन एयर पोल्यूशन? देखो, जो पावर प्लांट्स है उनको आप कंट्रोल करो, राइट। डेफिनेटली यू शुड यूज द टेक्नोलॉजी विच मेक श्योर कि जो एमिशन है वो कंट्रोल्ड रहे। आप एमिशन को थोड़ा तो कम करने की कोशिश कर सकते हो। देर आर, जैसे चिमनी होती है, चिमनी क्या करती है ना, चिमनी में वी पुट फिल्टर, तो चिमनी उस एयर को बाहर, पोल्यूटेड एयर को बाहर तो फेंकती है, बट थोड़ा फिल्टर कर देती है, राइट। सो दिस समथिंग दैट यू शुड यूज। देन वेहिकुलर पोल्यूशन, जैसे हमने क्या बोला, हमने बोला कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करो, आप ईवीज को यूज करो, आप साइकिलिंग पे फोकस करो। इससे क्या हो रहा है, बेसिकली हमने जानबूझ करके साइकिलिंग के पाथवेज बनाए, हमने वॉकिंग के पाथवेज बनाए कि भाई इंसान चलना तो शुरू करे, राइट। क्रॉप रेसिड्यू के लिए वी हैव पूसा डिकम्पोजर, है ना, हैप्पी सीडर्स, बायोमास बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। तो इसमें होता क्या है ना, बेसिकली व्हाट दिस टेक्नोलॉजी डज, ये ना एक ऐसा मान लो इट्स अ लिक्विड, राइट। आप उसको जो स्टबल है उस पर फेंक दो और बहुत जल्दी वो डिकम्पोज हो जाएगा, बहुत ही जल्दी। वो बेसिकली ट्रिगर कर देता है डिकम्पोजिशन को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है, अब कंस्ट्रक्शन डस्ट में भी वी हैव फ्यू टेक्नोलॉजीज। हम इनफैक्ट थिंग्स एज सिंपल एज कि कभी कभी आपने देखा है लोग बाग अपनी रोड के आगे पानी फेंक देते हैं, क्या होता है पानी फेंकने से, जो डस्ट है वो जमीन पे इकट्ठा हो जाती है।
थिंग्स एज सिंपल एज दैट, ये भी चीज़ों को कंट्रोल करता है। डस्ट बैरियर्स लगाओ। देन वेस्ट बर्निंग, अर्बन प्लानिंग, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ चैलेंजेस क्या है? ऑब्वियसली पोल्यूशन एक जगह पे तो रुकेगा नहीं। अगर पंजाब और हरियाणा में आप स्टबल बर्निंग कर रहे हो, तो सारा का सारा पोल्यूशन आकर के दिल्ली एनसीआर में रुक रहा है। अभी तो ज्योग्राफी है ना, सिंपल ज्योग्राफी, आप इसको कैसे करोगे? तो अगर आपको दिल्ली में पोल्यूशन कम करना है, तो आपको पंजाब और हरियाणा में भी कम करना पड़ेगा, ठीक है? वीक एनफोर्समेंट, है ना? जो हमारा एयर एक्ट है, हमारा हमारे एक्ट्स इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे हैं। जो हमारे सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो अपने एक्शंस ही नहीं ले पा रहा है। मल्टीपल एजेंसीज है, सेंटर की अलग है, स्टेट की अलग है, अर्बन लोकल बॉडीज की अलग है। आप सब साथ में काम करो ना। अगर मुझे दिल्ली में काम करना है, तो दिल्ली में काम करो। दिल्ली में 3 ऑर्गनाइजेशन बैठ करके क्या कर रही है, राइट? देन कोल डिपेंडेंट इकोनॉमी है हमारी, हमारा 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट होता है। तो अभी हाई टाइम है कि हम अपने रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे फोकस करें। रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है? फाइनेंशियल कंस्ट्रेन एंड पब्लिक बिहेवियर। अब वही बात है ना, आप जा करके सरकार पे कितना चिल्ला लो, सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। किसी दिन जाओ टूरिस्ट प्लेस पे, सरकार वहां पे आके कूड़ा तो नहीं फेंक रही आपकी तरह? और आप हर जगह देखोगे प्लास्टिक पड़ी हुई है, कुछ ऐसे ही फेंक दिया जैसे अपना खुद का घर समझ रखा हो। मतलब सच में जानवर भी अपना घर साफ करके रखते हैं, और हम तो इंसान होकर के, कॉन्शियस बीइंग होकर के, वी कांट डू दिस। इट्स पैथेटिक बिहेवियर, सीरियसली। ठीक है? तो ये पब्लिक बिहेवियर अगर हमने चेंज कर दिया ना, तो आधा देश तुम्हारा वैसे सुधर जाएगा। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है? कि आपको सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव रखने हैं? नहीं, सारे नहीं रखने। हमको इसमें एक दो एक्ट्स रखने हैं, और एक दो कुछ इनिशिएटिव हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है? जैसे वी हैव नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है? हमारे पास नेशनल एयर एयर क्लीन प्रोग्राम है। बेसिकली ओवरऑल हम चाहते हैं कि जो हमारी बड़ी-बड़ी सिटीज़ हैं, उन सब में पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें, ठीक है? 40% रिडक्शन इन पीएम10, ठीक है? देन एयर, अगर हम देखते हैं फ्रॉम द एक्ट के पर्सपेक्टिव से, तो एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हो गया फ्रॉम द लीगल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? अब देन वी हैव दिस थिंग, पीएम उज्ज्वला योजना, फेम इंडिया स्कीम्स। फेम इंडिया किस पे फोकस करती है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे फोकस करती है। पीएम उज्ज्वला फोकस करती है एलपीजीस पे, ठीक है? देन व्हीकुलर स्क्रैपेज पॉलिसी, कि भाई अगर आपका व्हीकल बहुत पुराना है, तो आप उसको स्क्रैपेज में डाल दो। पूसा बायो डिकम्पोजर एंड सफर। तो इसमें बायो डिकम्पोजर क्या होता है? जो स्टबल बर्निंग होती है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है? एंड सफर में क्या है? ये वेदर फोरकास्टिंग करेगा। अगर हमें पता है कि 1 हफ्ते बाद पोल्यूशन बहुत हाई होने वाला है, तो क्यों ना हम लोगों को बचाने के लिए, मतलब लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम ऑलरेडी एडवाइजरी जनरेट कर दें, ठीक है? ग्लोबल इनिशिएटिव में बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 आप बस रट लो, 1 या 2 पढ़ लो। दैट इज़ डब्ल्यूएचओ एयर क्वालिटी गाइडलाइंस एंड कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंडरी एयर पॉल्यूशंस, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है? जिनीवा कन्वेंशन आप रट सकते हो, इससे ज़्यादा रटने की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, एसडीजीज़ इज़ इम्पोर्टेंट। एसडीजी में हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज़ क्लाइमेट एक्शन, दैट इज़ हमारा एसडीजी 3, 11 एंड 13 के लिए हेल्पफुल है, ठीक है? एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आता है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी वी हैव, देखो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस में भी अलग है हमारा, एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या है? सी, अगर 0 से 50 है, 51 से 100 एंड सो ऑन, इसमें गुड, सैटिस्फैक्टरी, मॉडरेट एंड सो ऑन दे रखा है। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसमें हम किन-किन चीज़ों को नापते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीएम 2.5, पीएम10, SO2, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है क्या इसमें? नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अमोनिया, ओज़ोन एंड लेड, ठीक है? आगे चलते हैं। नाउ वे फॉरवर्ड आपको ऑलरेडी पता है, क्लीन एनर्जी पे फोकस करो, ट्रांसपोर्टेशन, आप ईवीज लेकर के आओ, आप साइकिल से चलना शुरू करो, पैदल चलना शुरू करो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो। एग्रीकल्चर में भी ऑलरेडी नो कि हमको इसमें डिकम्पोजिशन पे फोकस करना है, बायोगैस पे फोकस करना है ना? इंडस्ट्रीज का ही ऑलरेडी नो, अर्बन प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। देन टेक्नोलॉजी, हमें बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। हम सैटेलाइट मॉनिटरिंग करें, हम एआई बेस्ड पोल्यूशन फोरकास्टिंग करें, है ना? गवर्नेंस में जितनी भी हमने बॉडीज है, उनको साथ में मिलकर काम करना चाहिए, या फिर आप एक बॉडी बनाओ, सिंपल। बिहेवियरल चेंज करना पड़ेगा। मिशन लाइफस्टाइल किस पे फोकस करता है? वो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराता है कि भाई आप अपनी लाइफस्टाइल पे थोड़ा फोकस करिए, आप थोड़ा सुधरिए, इतना पोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक पब्लिक अपने वेस्ट को बर्न मत करो, रिसाइकल करो, राइट? आगे चलते हैं। नाउ वाटर पोल्यूशन पर आते हैं हम। सी, वाटर पोल्यूशन में अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीशन वाला पार्ट एंड जो स्पेसिफिक डेटा था, वो हम सब कवर कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। जिस तरह से एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन थी, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन वाटर पोल्यूशन की है। द ओनली डिफरेंस इज
तब एयर पोल्यूट हो रही थी, अब वाटर पोल्यूट होगा। सो बेसिकली क्या है कि जो वाटर है उसमें आपने कुछ भी चेंज किया, वेदर इट्स फिजिकल चेंज, कुछ केमिकल ऐड किया, कुछ उसमें इकोसिस्टम को आपने डिस्टर्ब किया, कुछ पोल्यूटेंट्स को ऐड किया, कि वो वाटर अनफिट हो जाता है फॉर यूज एंड फॉर एक्वेटिक लाइफ, उसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। इट्स ईजी डेटा। हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, इंडिया हैज ओनली 4% ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इट शोज कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेशर है छोटे से रिसोर्सेज पे, एंड नियरली 72% ऑफ अर्बन वाटर डिस्चार्ज, अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज अनट्रीटेड इनटू वाटर बॉडीज। सोचो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो मतलब सी जो जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, जो सीवेज वाला वाटर है, वो बिना ट्रीट हुए ही वाटर बॉडीज में जा रहा है। तो पहले ही हमारे पास थोड़े मोटे से तो वाटर रिसोर्सेज हैं, उसमें भी आपने उसको इतना पोल्यूट कर दिया, है ना। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज आइडेंटिफाइड 311 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच अक्रॉस 279 रिवर्स, ठीक है। सो कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, यू ऑलरेडी नो। नाउ इसमें सोर्सेज क्या, अब हम ना थोड़ा जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है ना उस पर समझते हैं। तो देखो देर इज डोमेस्टिक सीवेज। अब हमने पढ़ा था देर इज यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस हो रहा था जिसमें क्या होता है, किसी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं, राइट। अब वो न्यूट्रिएंट किस वजह से आ रहे थे, वो न्यूट्रिएंट आ रहे थे बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन एंड हमारा फॉस्फोरस था जो फर्टिलाइजर से आ रहा था, राइट। कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप फर्टिलाइजर वाली स्टोरी को भी साइड में रखो, अगर आप सीवेज को भी डिस्चार्ज कर दो पानी के अंदर, तो भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। रिमेंबर यूट्रोफिकेशन में हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है। उसका रीजन क्या है, जो सी अनट्रीटेड वाटर है ना उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आपको वेस्ट लग रहा है वो ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड है, उनके लिए आइडियल कंडीशन है टू ग्रो। अब क्या होगा इसमें, अगेन एल्गी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाएगी, एक सर्टेन ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाएंगे, और वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कोलैप्स कर देंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। दीज ऑर्गेनिज्म जो सीवेज से आ रहे हैं वो सारा का सारा ऑक्सीजन खा लेंगे, सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेंगे, राइट। और जो एक्चुअली में किसी वाटर में एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। समझ गए। तो डोमेस्टिक सीवेज का ये इशू है। ओनली 28% ऑफ सीवेज इज ट्रीटेड, ये याद रखना। इंडस्ट्रियल वेस्ट में हमें पता है बहुत हेवी केमिकल की लीचिंग होती है, या बहुत हेवी केमिकल्स को वाटर में डालते हैं, इसकी वजह से पॉइजनिंग हो जाती है, जैसे मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम, क्रीमियम, ये सब ऐसे ऐसे बेसिकली हेवी मेटल्स हैं जो अगर हमने अगर पानी में पी लिए तो हमारी डेथ तक हो सकती है, पॉइजनिंग हो सकती है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, बिना ट्रीट करे इन सबको वाटर बॉडीज में डाल रहे हो आप, राइट। एग्रीकल्चरल रन ऑफ में ऑलरेडी बात चुकी, यूट्रोफिकेशन, फर्टिलाइजर्स को यूज किया हमने, थर्मल पोल्यूशन हो रहा है। आपने अब से बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होता है, डेटा सेंटर्स होते हैं, है ना, ऐसे या फिर ये पावर प्लांट्स होते हैं, इसमें मशीन्स बहुत गर्म हो जाती हैं, उनको गर्म करने के लिए हम पानी को यूटिलाइज करते हैं, उनको ठंडा करने के लिए पानी को यूटिलाइज करते हैं। अब जो पानी ने हीट एब्जॉर्ब करी, पानी तो गर्म हो गया, आपकी मशीन ठंडी हो गई, वो गर्म का गर्म पानी आपने डाल दिया किसी वाटर बॉडी में। अब इससे क्या होगा, सीधी सी बात है, इसकी वजह से पोल्यूशन होगा, वहाँ की इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं, वहाँ की इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगी, वहाँ के ऑर्गेनिजम्स नहीं सर्वाइव कर पाएंगे इतने ज्यादा टेम्परेचर में, राइट। तो ये चीज है, प्लस जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। हमको पता है जब पानी गर्म होता है तो उसके अंदर एयर डिजोल्व कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ, पानी इज नॉट फिट फॉर द इकोसिस्टम, राइट। ऑयल पोल्यूशन होता है, ऑयल स्पिल हो जाते हैं, प्लास्टिक एंड माइक्रो प्लास्टिक्स को हम डिस्चार्ज करते हैं, एंड माइनिंग एक्टिविटी, इन सब की वजह से जो हार्मफुल एसिड माइन ड्रेनेज होता है, हार्मफुल एसिड होता है वो सब रिलीज होते हैं, बेसिकली पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। देन इम्पैक्ट क्या होता है, डेफिनेटली ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें पता है वाटर बॉर्न डिजीज होती है, कि जो गंदा पानी से कॉलरा डिजीज फैलती है, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हैवी मेटल की वजह से पॉइजनिंग हो जाती है ना, मर्क्यूरी की वजह से बेसिकली जो ब्रेन की कॉग्निटिव एक्टिविटीज हैं वो हैम्पर हो जाती हैं। बच्चा एक एक इनफैक्ट वाटर पॉइजनिंग की वजह से जो न्यू जनरेशन आती है ना, वो जनरेशन जो बेबी वोम में पैदा होता है, बन रहा होता है, वो बेबी भी ढंग से नहीं बन पाता, उसके अंदर भी जेनेटिकल म्यूटेशन आने लग जाते हैं, है ना। WHO बोलते हैं अनसेफ वाटर कॉजेज मिलियंस ऑफ डेथ एनुअली, एक्वेटिक इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाता है, छोटे छोटे केल्स हैं, फोटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, वो मर जाएंगे, है ना। जूजेंथलीज, सारे के सारे, ये हमने हमने पढ़ा था अबाउट यूट्रोफिकेशन, है ना, पूरा वो इकोसिस्टम खत्म हो जाता है हमारा, राइट। तो दिस इज अ बिग थिंग। आगे चलते हैं, कोरल्स खत्म हो जाते हैं, यूट्रोफिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। हम अगर आपने बहुत फर्टिलाइजर्स यूज करें, अगर आपने वाटर पोल्यूशन किया, वही पानी तो जा रहा है ना ग्राउंड के अंदर, जिसको आप कल को एक्सट्रैक्ट करने वाले हो। तो जितने भी आप हेवी मेटल आप लैंड पे डालोगे वो सब ग्राउंड वाटर में जाएगा, ग्राउंड वाटर से आपकी डाइट में जाने वाला है।
तो बोलते ना कर्मा, जो तुम धरती माँ को इतना परेशान करो ना केमिकल से, इट्स ऑल कमिंग बैक टू योर फूड, डोंट वरी। और हमारी अभी हमारे तो पेरेंट्स वाली जनरेशन तो स्टिल तो देसी घी वाली जनरेशन है। जब हमारी बारी आएगी ना बुढ़ापे की, तब देखना क्या होगा इस दुनिया का। इतना इतना पॉल्यूटेंट्स भर चुके हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, वी कांट इवन रियलाइज एंड देयर इज नो वे यू कैन गेट इट आउट, राइट? नाउ ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन कर लिया, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है डेफिनेटली। फिशरीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरा पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। हमने केवल अकेला कोरल्स के इम्पैक्ट देखा था, कोरल्स डिस्ट्रॉय होने का क्या इम्पैक्ट है, तो ब्लू इकोनॉमी पूरी हैम्पर हो जाएगी, है ना? फिशरीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ मेजर वाटर पोल्यूशन इशूज क्या है? रिवर पोल्यूशन है, ग्राउंड वाटर, इट इज एग्जैक्टली सेम, वही चीज जो अभी हमने पढ़ी है। आगे चलते हैं। सो नाउ वी हैव वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। इसका ऑब्जेक्टिव था कि किस तरह से हम पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सके। ये नहीं अब पोल्यूशन हो गया अब क्या करें, पहले से प्रिवेंट करके चलो, और जो भी हमारा पोल्यूटेड चीज है उनको हमें रिस्टोर करना है, पोल्यूटेड वाटर को हमें रिस्टोर करना है। तो इसके अंदर में हमने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया था, एंड हमने एक मैकेनिज्म बनाया था इंडस्ट्रीज का, दैट इज कंसेंट टू स्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट बिफोर डिस्चार्ज। तो बेसिकली मान लो अपनी इंडस्ट्री बना रहे हो और आप इंडस्ट्री में कुछ भी आपका जो भी वेस्ट है आप उसको डिस्चार्ज करना चाह रहे हो रिवर में, तो उससे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या हम ये बना भी सकते हैं, क्या हम ये कर भी सकते हैं। और उसके लिए एक जो थर्ड पार्टी है वो आकर के बेसिकली दे विल बेसिकली चेक कि आपने जो डिस्चार्ज आप डाल रहे हो आपने उसको क्लेंस करके डाला है कि नहीं डाला है, आपको ट्रीट करके डाला है कि नहीं डाला है, राइट? देन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 2024 में क्या है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड प्रिस्क्राइब अपॉइंटमेंट एंड प्रोसीजर फॉर द सर्विस एंड कंडक्शन ऑफ एसपीसीबी चेयरमैन, है ना? कंसेंट एग्जेम्पशन, सर्टेन इंडस्ट्रीज में रिसीव एग्जेम्पशन फ्रॉम कंसेंट बेस्ड ऑन द सीपीसीबी गाइडलाइन। मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी मिल गए विच इज अ बिट रॉन्ग, बट यहाँ पे पेनल्टीज इंक्रीज कर दी गई है। मेनी ऑफेंसेस रिप्लेस विद वेंटरी पॉलिसीज इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि इम्प्रिजनमेंट की जगह इन्होंने मॉनिटरी बेसिकली पेनल्टीज दे दी हैं। पहले इतनी ऐसी पेनल्टीज नहीं होती थी, अब पेनल्टीज बढ़ गई हैं, ठीक है? अब बट ये सब गलत बात है ना यार, आप एक्सेप्शंस दे रहे हो, आप जेल में नहीं डाल रहे हो, आप बोल रहे हो चल ठीक है पैसे दे के चले जाओ। अब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए क्या होता है, 10,000 15 लाख रुपए क्या होते हैं, राइट? फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे आप अपील कर सकते हो, है ना? आगे चलते हैं। नाउ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, ये हम सब पढ़ चुके हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट प्रोग्राम था हमारा, गंगा एक्शन प्लान था। इसका एम क्या है कि जो गंगा जी हैं उनको हमें रिजुविनेट करना है, प्लस एट द सेम टाइम जो सीवेज डिस्चार्ज होता है उसको हमें ट्रीट करके ही डालना है, राइट? यमुना एक्शन प्लान है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है, जल जीवन मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अमृत मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें भी हम क्या फोकस कर रहे हैं कि जो अर्बन एरियाज है वहां पे ट्रीटेड सीवेज ही जाए। तो आपको इसमें से 4 याद कर लो, तो ये दोनों याद कर लो, यमुना एक्शन प्लान एंड नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है? ये 4 चीजें आप याद कर लो। आगे चलते हैं। देन वाटर ट्रेडिंग का कंसेप्ट होता है, जैसे जैसे हमने कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट किया था ना, वैसे ही हमने वाटर ट्रेडिंग का भी कंसेप्ट किया है। हम चाह रहे हैं कि हम एक ऐसी लीगल बैकिंग लेकर के आए जहां पे पीपल बिकम वे मोर रिस्पॉन्सिबल एंड दे नो कि वो कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं, कितना पानी को इनएफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, राइट? जिस तरह से कार्बन का होता है ना, उस तरह से हम वाटर का भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इंडिया में आया नहीं है, बट वी आर डेफिनेटली ट्राइंग इट। कि जिस तरह से कार्बन क्रेडिट होता है कि एक कंपनी है, अगर उसने मान लो हाइपोथेटिकली इमेजिन, अगर उसने 1000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसने एमिट किया है, तो उसको हाइपोथेटिकली इमेजिन कि उसको उसको 200 करोड़ रुपए देने हैं, ये मान के चलो अगर है। तो हम बोलेंगे कि अगर किसी इंडस्ट्री ने 1000 लीटर पानी यूज किया है तो उसको फिर इतने 200 करोड़ या 2 करोड़ रुपए उसको देने पड़ेंगे, है ना? या फिर वो क्या कर सकता है, किसी ऐसी कहीं से, जैसे कहा हम कार्बन क्रेडिट्स खरीदते हैं वैसे हम यहाँ पे वाटर क्रेडिट्स खरीदे। समझ गए? वे फॉरवर्ड क्या है इसका? सीवेज मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एग्रीकल्चरल में हमें क्या करना है, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है ना? हमें बेसिकली फोकस करना है कि हम इसमें प्रिसिजन फार्मिंग करें, वाटर को भी वेस्ट ना करें। दूसरा, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड को यूज करने के बजाय मैन्योर यूज करिए एट द सेम टाइम, राइट? देन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में हमको रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, सो दैट हम देखेंगे कि सच में वाटर जो डिस्चार्ज हो रहा है वो सही है भी कि नहीं है ना? नेचर बेस्ड सोल्यूशन पर हमें जाना पड़ेगा, हमें वेटलैंड रिस्टोरेशन पे फोकस करना पड़ेगा। अब वेटलैंड रिस्टोरेशन क्या होता है बेसिकली, कि जो वेटलैंड वाला जो एरिया होता है जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं होता, बट इट्स बिट शैलो, वहाँ की एक अपनी अलग इकोसिस्टम है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट? वाटरशेड मैनेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें, गवर्नेंस पे जैसे हमने बोला कि देयर इज समथिंग नोन एज पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे आगे इसको प्लास्टिक पे। सो पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी ने पोल्यूशन किया है, तो आप ही जिम्मेदार हैं उस पोल्यूशन को रिड्यूस करने के, समझे? तो पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल हो गया। फिर हमें कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा सेंटर एंड स्टेट लेवल पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, ठीक है? बिहेवियरल चेंजेस लाने पड़ेंगे। अरे यार आप उस सारे प्लास्टिक की चीजें फेंक देते हो नदियों के अंदर। सी
मैं बहुत आई एम वेरी रिलीजियस, आई एम वेरी आई कैन से आई एम वेरी स्पिरिचुअल, ठीक है? बट मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप मतलब रिवर को गॉडेस तो मान रहे हो एट द सेम टाइम, बट यू नॉट रिस्पेक्टिंग इट, राइट? जैसे आई हैव सीन दिस, सो सिंस आई हैव सम बैक, मतलब आई लिव इन अ सिटी विच इज वेरी मच नियर टू गंगा जी। आई हैव सीन दैट पीपल कम, दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है? एंड देन आई वुड सी कोई ट्रैवलर आया, कोई बाहर से टूरिस्ट आया और उसने आके दारू की बोतल फेंक दी। आई एम लाइक भाई, लाइक व्हाट आर यू डूइंग? आकर के प्लास्टिक की चीजें फेंक दी, दे प्लास्टिक की फोटोग्राफ्स फेंक दी, लाइक क्यों कर रहे हो भाई? इफ यू डू यू थिंक दैट इफ यू हैव अ मॉम, इफ यू हैव अ मदर, विल यू डू दिस टू योर मदर? यू विल नॉट डू दैट, राइट? तो हमें बिहेवियरल चेंजेस लाने पड़ेंगे। मिशन लाइफस्टाइल पे फोकस करो, वाटर कंजर्वेशन कैंपेन पे फोकस करो, राइट? क्योंकि जब तक इंसान नहीं सुधरेगा कुछ नहीं सुधरने वाला। क्या दुनिया की सारी रिवर्स का ये हाल है क्या? क्या दुनिया की सारी रिवर्स इतनी खराब है? नहीं। इंडिया में ही इतना पोल्यूशन क्यों हो रहा है? यहाँ के लोग ही ढीठ है, आप और मैं, हम दोनों ढीठ हैं। आई एम सेइंग दिस ऑन योर फेस। हम लोग, आपको पता है जो हम हमको लगता है ना हमने तो डस्टबिन में डाल दी चीज तो रिसाइकल हो जाएगी, नहीं होती वो रिसाइकल, सब लैंडफिल्स में जाती है। एंड डू यू इवन नो दिस कि आप जैसे अमूल के पैकेट आते हैं, चिप्स के पैकेट है, उस पर लिखा होता है इट इज रिसाइकलेबल। आपको पता है इसको रिसाइकल कराने से पहले आपको धो के देना पड़ेगा। इफ देयर इज बिट ऑफ ऑयल एंड लिक्विड ऑन दैट, वो रिसाइकल नहीं हो पाएगा। आपको और मुझे ये तक चीजें नहीं पता। आप और हम में से कितने लोगों ने ये प्लास्टिक की जो रैपर्स आते हैं इनको वॉश किया और रिसाइकल के लिए दिया? किसी ने दिया आज तक? किसी ने नहीं दिया। दैट मीन्स हम लोग ही खराब है। और फिर हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है सब चीजें। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आपको अब पैसे साफ कर देगी ना, वापस गंदा आप कर रहे हो। तो द थिंग इज बिहेवियरल चेंज लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कंक्लूजन में अगेन यू कैन मेंशन, आप एसडीजीज गोल्स इसमें मेंशन कर सकते हो, डेटा आप इसमें ऐड कर सकते हो। आगे चलते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन पे आते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन, यू ऑल नो व्हाई प्लास्टिक इज द बिग इशू। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर मान के चलो आपके घर में कुछ कूड़ा है, ठीक है? उस कूड़े में केले के छिलके हैं, सब्जी के छिलके हैं, अंडे के छिलके होंगे, जो भी होगा, अगर आपने वो फेंका तो दे आर उसमें से डेफिनेट वो सड़ने लग जाएगा, उसमें से बदबू आएगी, राइट? बट वो 2-3 हफ्ते बाद गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगा, है ना? बट आप प्लास्टिक फेंक दो, मिलियंस ऑफ ईयर्स में भी वो डिकम्पोज नहीं होने वाली। दूसरी चीज, प्लास्टिक जब गर्म होती है उसके अंदर से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं कि वो अनफिट कर देते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर देते हैं। आपको पता है जो हम बोलते हैं ना रीयूजेबल प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, तो हमारे मम्मी लोग क्या करते हैं कि यार इनको फेंको मत, इसको रख दो, कभी बाहर जाने में काम आएगी। देयर इज अ रीजन वो नॉन रीयूजेबल होती है, ठीक है? वो यूज एंड थ्रो होती है बेसिकली। क्यों? क्योंकि आपने उसमें पानी डाला, थोड़ा भी टेम्परेचर अगर आपके आसपास का इंक्रीज हुआ या आपने उसको धूप में रख दिया, तो वो अपने केमिकल्स को लीच आउट कर देगा इन दैट वाटर, एंड व्हेन यू विल ड्रिंक दैट वाटर, तो आपका पूरा वाटर खराब हो चुका होगा, वाटर में हार्मफुल केमिकल्स ऐड हो चुके होंगे। तो जो प्लास्टिक है ना, वो जहां जाता है वो गंद मचाता है, वेदर इट्स लैंड, वेदर इट्स वाटर। आप उसको जलाओगे तो एयर पोल्यूशन भी करेगा। तो प्लास्टिक इज गुड फॉर नथिंग। एंड आज की जो इकोनॉमी है वो बिना प्लास्टिक के सर्वाइव ही नहीं कर पाती। आप आज एक ब्लिंकिट्स ऑर्डर करो, आप देखना कितना प्लास्टिक वेस्ट होगा। आप जोमेटो स्विगी से आज एक खाना ऑर्डर करो, आप देखना कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होगा। और ये हमारे इंडिया का कल्चर कभी नहीं था। हम दोने में खाना खाते थे, पत्तल में खाना खाते थे, राइट? सो हमें यहाँ पे दो चीजों पे फोकस करना है। एक तो प्लास्टिक कम करनी ही है, जितनी कम कर सकते हो करो, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि कम करके आप उसको सुधार दोगे, नहीं। दूसरा, रिसाइकल पे फोकस करना। और तीसरा, हैबिट्स ही चेंज करनी है भाई। जितना करो ही मत यूज प्लास्टिक, जितना कम कर सकते हो करो, अंडरस्टूड? और उसके ऑल्टरनेटिव्स पे भी हमें फोकस करना है। तो प्लास्टिक का पोल्यूशन आप समझ गए। नाउ दिस इज द डेटा दैट यू सपोज टू राइट इन योर इंट्रोडक्शन। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर, रिलीजिंग 9.3 मिलियन टन्स पर ईयर, दैट इज 20% ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक एमिशन। समझ गए? तो सीपीसीबी क्या बोलता है? इंडिया जनरेट 4.2 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली, एंड वाइल लेस देन 10% आर प्रोड्यूस ग्लोबली हैज बीन रिसाइकल्ड। ठीक है, मतलब लेस देन 10% इज एक्चुअली रिसाइकल। दैट इज पथेटिक। पथेटिक। रोज यूज तो इतना सारा कर रहे हो बट उसको रिसाइकल नहीं कर रहे हो, ठीक है? नाउ रीजंस क्या है? राइजिंग कंजम्पशन। भाई सब पे पैसा आ गया है, हम सब एडिक्ट हो गए हैं जोमेटो स्विगी के, है ना? क्या बाहर जाके खाएंगे, घर पे मंगा लेते हैं, राइट? और उसके अलावा से फॉर एग्जाम्पल जो भी चीजें कन्वीनियंस की है, वेदर शैम्पू जो भी है, वो सब प्लास्टिक में आने लग गया, राइट? तो इसमें क्या हो गया? क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ गया है। अब पहले पहले से फॉर एग्जाम्पल फॉर द सिंपलेस्ट थिंग यू यूज टू रिलाई ऑन योर, जिस चक्की का आटा भी है तो हम जाके पिसवा करके ले आते थे अपने लिए, राइट? बट अब आपको बना बनाया पिसा हुआ आटा चाहिए, तो वो तो प्लास्टिक में ही आएगा ना। तो कंजम्पशन जब बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक भी बढ़ेगा। पहले हम अपने घर के पास वाली गाय से दूध ले आते थे, अब हमें अमूल के पैकेट्स चाहिए क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन, है ना?
तो जितना कंजम्पशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्लास्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है? पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है ही नहीं। दिस इज़ समथिंग दैट वी ऑल नीड टू लर्न फ्रॉम इंदौर। इंदौर हैव एक्सीलेंट वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम। राइट फ्रॉम द सोर्स वहाँ पे वेस्ट सेग्रीगेट होता है। एंड आई हैव बीन टू इंदौर। मैंने इतनी सुंदर सिटी नहीं देखी, मैंने इतना इतना मतलब बोल सकते हैं क्लीन सिटी नहीं देखी। इट्स एक्चुअली क्लीन। एंड पता है वहाँ पे जैसे सिंस आई वेंट देयर एज अ स्टूडेंट, तो जब भी हम सब लोग जाते हैं ना वहाँ पे, ऐसा लगता है कि यार हम भी कचरा ना करें यार, ऑलरेडी इतनी सिटी है, कोई हमें मार पाट ना दे, समझ रहे हो? ऐसी फीलिंग आती है अंदर से। इट्स सो वेस्ट मैनेजमेंट है ही नहीं। आप बताओ ना, आप कूड़ा फेंकते हो अपने डस्टबिन में, डस्टबिन के बाद वो कहाँ जा रहा है आपको खुद को नहीं पता, और वो कहाँ जाता है? वो जाता है लैंडफिल्स में या रिवर्स में, ठीक है? सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे वाहियत प्लास्टिक है, बेकार। यू कैन नॉट रिसाइकल दैट, एंड वो एनवायरमेंट में रहेगी तुम्हारे मरते दम तक। ओपन बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, उसकी वजह से हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है? इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे कूड़ा बीनते हैं, क्या हो रहा है? वो रिसाइकलिंग में देते हैं, उनको पैसे मिलते हैं उसके बदले, बट वो कूड़ा क्यों बीन रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं? आपने कभी सोचा है? क्योंकि आप और मैं इतने पढ़ लिख करके भी ना इतनी हमें अकल नहीं है कि किस तरह से हमें कूड़े को सेग्रीगेट करना है। आई गिव यू एन एग्जांपल। हमारी कॉलोनी में ना मतलब हमारी सोसाइटी में एक बार गवर्नमेंट की तरफ से 3 डस्टबिन्स आए थे। एक था रेड, एक था ब्लू और एक था ग्रीन कलर का, ठीक है? और ये डस्टबिन्स में क्या था बेसिकली, ये इसलिए दिए गए थे कि हम अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करके डाल दें, और जो कूड़ा कलेक्ट करने वाले हैं वो सेग्रीगेटेड वेस्ट को अलग-अलग तरह से ले जाएँ। अब क्या हुआ, मैं देख रही हूँ हमारी सोसाइटी की आंटियाँ उसमें अपने गुलाब उगाए जा रही हैं। मैं देख रही हूँ कि किसी ने तो उसको पोंछे का पार्टी बना दी। और चलो, देयर वर फ्यू पीपल हु वर लाइक कि यार अगर सोसाइटी गवर्नमेंट ने दिया है तो हम एटलीस्ट दूसरे-दूसरे बिन्स में डालते हैं इनको। तो जब हमने डालने की कोशिश करी तो देख रहे हैं कि जो वेस्ट कलेक्शन के लिए लोग आ रहे हैं, उनके पास ये 3 बॉक्सेस नहीं है भाई। उनके पास ये चीज़ नहीं है कि जब हम कलेक्ट करें तो हमें सूखा कूड़ा यहाँ डालना है, गीला कूड़ा यहाँ डालना है और रिसाइक्लेबल यहाँ डालना है। उनके पास ही वो सेग्रीगेशन नहीं था। आप कर लो सेग्रीगेशन, वो तीनों को मिलाकर के एक ही में डाल देंगे। तो क्या हुआ, बाल्टी कुछ हो पाया क्या? नहीं हो पाया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक तो हमारा सिस्टम बिल्कुल बेकार है कि हमारे जो नेटवर्क है ऑफ सेग्रीगेशन, आप और मैं सेग्रीगेट कर नहीं रहे। दूसरा, जो सेग्रीगेट करके पहुंचना चाहिए था वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स तक, वहां तक भी पहुंच नहीं रहा है। इसके लिए यू ऑल शुड स्टडी इंदौर, ठीक है? देन ई कॉमर्स एंड पैकेजिंग बूम आ गया। लो रिसाइकलिंग कैपेसिटी है, हम लोग इतना रिसाइकल कर ही नहीं सकते। मल्टी लेयर प्लास्टिक होती है, आपने देखा होगा टेट्रा पैक्स आते हैं ना, तो टेट्रा पैक्स में बाहर से लगता है यार ये तो कार्डबोर्ड का बना हुआ है, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, अंदर खोलो तो प्लास्टिक। सो आई गिव यू वन एग्जांपल। सो आई वेंट टू दिस वन सिटी इन दिल्ली एनसीआर, ठीक है? एंड आई एम समवन हु इज अगेंस्ट माइक्रो प्लास्टिक्स। तो मैं कभी भी प्लास्टिक के उसमें खाना नहीं खाती। मैं अगर अवन में भी खाना गर्म करती हूँ तो मैं कांच के बर्तन में करती हूँ। मैं बिल्कुल माइक्रो प्लास्टिक्स के अगेंस्ट हूँ। अब मैंने सोचा कि यार, तो आई वाज़ हैंगिंग आउट विद माय सिस्टर एंड आई सेड कि दीदी चाय पीनी है, बट हम जिस जहाँ पे थे वहाँ पे चाय वाज़ नॉट अवेलेबल। तो उन्होंने कहा मैं ऑर्डर करती हूँ तेरे से, एंड चायोस इज़ अ ब्रांड कि वहाँ से ऑर्डर करते हैं एंड यू विल लव इट, बहुत बढ़िया चाय है। अब मैं देखा कि पूरा मतलब हर चीज़ जो पैकेट था वो भी उसका पेपर का था, जो अंदर की चीज़ें थी एवरीथिंग वाज़ पेपर। एक थर्मस आया था छोटा-सा, वो भी पूरा पेपर का बना हुआ था। मैं एकदम खुश, मैंने कहा वाह भाई चाय! मैंने चाय पिला के निकाल के पी ली। चाय के लिए कुल्हड़ आए हुए थे उसमें। कुल्हड़ भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब मेरे अंदर चुल मची। जब मैंने वो जो पेपर का जो थर्मस था उसको फाड़ा, तो अंदर उसमें प्लास्टिक निकली। मैंने कहा भाई अगर मुझे ज़हर ही पीना था, तो फिर मैं वो 10 रुपए की वो पॉलिथीन में पैक करके चाय नहीं ले जाती? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इन लोग ये पीपल आर वेरी स्मार्ट। दे पोर्ट्रे एज़ इफ दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, दे आर नॉट। ठीक है? दीज़ आर द फ्यू इश्यूज़, ठीक है? अब प्लास्टिक पॉल्यूशन और क्या इश्यू है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन हेल्थ, दिस इज़ समथिंग दैट ऑल ऑफ यू नो। ऑल ऑफ यू नो दिस, है ना? इसमें एक डेटा याद कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का अशोक कुमार सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस क्रिटिसाइज प्लास्टिक डंपिंग अलोंग द गंगा बैंक्स, ठीक है? देन माइक्रो प्लास्टिक्स का इशू, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस टू यू। ये क्या होता है? माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे ब्लड में जाते हैं, कैंसर करते हैं, एंड बेसिकली इट जस्ट मेस अप विद द सिस्टम। आपका पूरा हार्मोनल सिस्टम खराब हो जाएगा, आपकी आपकी पूरी बॉडी खराब हो जाएगी बिकॉज़ ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स, ठीक है? इकोनॉमिक लॉस होता है। तो एफआईसीसी ने बोला इंडिया में लूज़ यूएस डॉलर 133 बिलियन इन मटीरियल वैल्यू ड्यू टू बाय 2030 ड्यू टू अनरीसाइक्ल्ड प्लास्टिक पैकेजिंग, ठीक है? एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट होता है, फर्टिलिटी लूज़ होती है, सॉइल की क्वालिटी खराब होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, जब आप जलाते हो इन सब में से हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं, राइट? एंड अर्बन फ्लडिंग। क्यों? क्यों नालियाँ इतनी 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 खराब हमारा अर्बन फ्लडिंग क्यों हो रही है?
क्योंकि जब ये नालियों में प्लास्टिक फँस जाता है, और ये पानी को अपने से गो थ्रू ही नहीं होने देगा। अगर मान के चलो नाली है, ये नाली है, ठीक है, इसमें पेपर फँस गया, तो पेपर थोड़ी देर में डिकम्पोज़ हो जाएगा, वो पिघल के निकल जाएगा। बट अगर प्लास्टिक है यहाँ पे, आप कुछ भी कर लो, वो जाएगा ही नहीं पानी यहाँ से। इसीलिए पूरा वो वाटर क्लॉग होता है। समझ गए? आगे चलते हैं, रिसाइक्लिंग समझते हैं। सी सबसे बड़ा इश्यू जो प्लास्टिक रिसाइक्लिंग का है ना, दैट इज़ डाउन साइक्लिंग। मान के चलो कोई प्लास्टिक है, अगर आपने उसको रिसाइकिल किया तो उसकी क्वालिटी गिर जाती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? एंड कौन-सी प्लास्टिक किस चीज़ के लिए यूज़ होगी डिपेंड्स ऑन इट्स क्वालिटी। से फॉर एग्जांपल फूड के लिए हमें थोड़ी हायर क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक यूज़ करनी पड़ेगी, पैकिंग के लिए थोड़ा लोअर क्वालिटी भी चलेगा, राइट? अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज़ होती है। अब आप प्लास्टिक रिसाइकिल कराने तो जा रहे हो, बट अगर वो लो क्वालिटी में कन्वर्ट हो गई तो उसकी एप्लीकेशंस कम हो जाएँगी, राइट? और एक और सबसे बड़ा इश्यू क्या है, जो प्लास्टिक रिसाइक्लिंग की प्रोसेस है ना, इट इज़ वेरी एनर्जी इंटेंसिव, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह ये सब लगेगा। इसकी वजह से कार्बन क्रेडिट हमारा कार्बन जो एमिशन है वो बढ़ जाते हैं। मतलब आप एक चीज़ को कम करने के लिए और ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हो। टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज़ होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है? दूसरा एनवायरमेंटल जस्टिस। एनवायरमेंटल जस्टिस मतलब मान के चलो आपने यहाँ पे रिसाइक्लिंग प्लांट लगाया है, तो यहाँ पे जो भी प्लांट है उसमें हार्मफुल केमिकल तो यूटिलाइज़ हो ही रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स जनरेट हो रहे हैं, टॉक्सिक केमिकल्स जनरेट हो रहे हैं। वही आस-पास के एनवायरनमेंट में हमारे रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ पे आस-पास रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत हैज़ार्डस हो गया ना। उनके लिए तो उनकी हेल्थ भी खराब हो जाएगी, पॉल्यूशन हो जाएगा। दीज़ आर वन ऑफ द कंसर्न्स, ठीक है? अब हिमालयन रीजन में क्या हमको समझना है, देखो जो प्लास्टिक पॉल्यूशन धरती पे हो रहा है वो हिमालयन रीजन पर हो रहा है। बस थोड़ा-सा इश्यू क्या है कि जो हिमालयन रीजन है ना, एक तो वहाँ पे कलेक्शन वाला जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक है ना? पहाड़ों पे ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉ करना इट्स बिट हार्ड। दूसरा वहाँ पे रिवर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं या हार्मफुल प्लास्टिक है वो सब रिलीज़ हो रहा है इन दी रिवर्स, और वो रिवर पूरा इकोसिस्टम को कंट्रोल कर रही है, राइट? तो मतलब जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबके सब हार्म हो रहे हैं एंड थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। अब जैसे अब हम लोगों ने पॉल्यूशन किया, आप और हम प्लेन्स में रह रहे हैं, तो हम ही भुगत रहे हैं ना, और हम डिज़र्व भी करते हैं भुगतना। बट ये बेचारे इतने जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं ऑफ ट्रीज़, एनिमल्स एंड व्हाट नॉट, बायोडाइवर्सिटी जो है, ये थोड़ी ना डिज़र्व करती हैं ये सब चीज़ें। तो इट्स अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? प्लस टूरिज़्म की वजह से क्या हो रहा है, जो प्लास्टिक है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इश्यूज़ इंडिया में क्या है, वी ऑलरेडी नो दिस, बट लेट्स रीड इट आउट। देखो इंडिया ना दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक पॉल्यूटर है, ठीक है? सबसे ज़्यादा प्लास्टिक जनरेट करता है, अबाउट 1/5 ऑफ वर्ल्ड प्लास्टिक एमिशन इंडिया ही करता है। नाउ यहाँ पे क्या है, वेस्ट जो है ना उसमें इनफॉर्मल रिसाइक्लिंग होती है। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि गवर्नमेंट ने या कोई प्राइवेट सेक्टर ने एक स्ट्रक्चर बना लिया हो, आपके घर से कचरा उठाएँगे, उसको यहाँ प्लांट में ले जाएँगे, बात खत्म। होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना वो कूड़े को बीनते हैं, उसमें से प्लास्टिक निकालते हैं। है ना? तो इट इज़ वेरी इनफॉर्मल, राइट? ऑल्सो लोगों को पता ही नहीं कि सेग्रीगेट कैसे करना है एंड स्टफ। कलेक्शन गैप है, ओपन बर्निंग करते हैं, टेक्नोलॉजी डेफिसिट है। जैसे मैंने आपको बताया मल्टी लेयर प्लास्टिक होती है ना? उसमें क्या होता है, बाहर तो गत्ता लगा हुआ है, अंदर प्लास्टिक की लेयर है। या फिर कभी-कभी आप देखो कि बाहर एल्यूमीनियम है, अंदर प्लास्टिक की लेयर है। इसमें प्लास्टिक की लेयर को निकालना, उसको रिसाइकिल करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। देन वीकर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी। व्हाट इज़ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी? मान लो मैंने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, तो ये मेरी ही रिस्पांसिबिलिटी है कि वो एक्चुअली में रिसाइकिल हो। अगर मैंने वो आपको बेच दी तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। क्या करती हैं कंपनीज़, इस तरह का साइन नहीं बना देती, ऐसे करके, कि भाई रिसाइकिल करो, तुमने खरीदा तुम रिसाइकिल करो उसको। ये गलती थोड़ी ना करनी है हमको। तो जो हमारी कंप्लायंस है वो गवर्नेंस जो है, लॉज़ हैं, वो मतलब एग्ज़ीक्यूट ही नहीं हो पा रहे हैं। देन व्हीकल सिंगल यूज़ प्लास्टिक एनफोर्समेंट। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन हो चुका है। अब जो भी से फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके मान के चलो आपका अमेज़न का पैकेट आता था पहले, ठीक है, प्लास्टिक का। अब वो आएगा, वो ऐसी क्वालिटी का आएगा कि आप उसको रिसाइकिल कर सको। पहले आता था बहुत बेकार क्वालिटी का कि आप उसे रिसाइकिल नहीं कर सकते। बट अभी भी क्या है, ये लोग मल्टी लेयर प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, या फिर ये लोग नहीं कर रहे हैं, अभी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये इसका मतलब क्या, एनफोर्समेंट नहीं हो पा रहा है। माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन हो ही रहा है इंडिया में, ठीक है? 83% ऑफ इंडियाज़ टैप वाटर एंड एग्रीकल्चरल सॉइल में माइक्रो प्लास्टिक है। सोचो, हम जो पानी पी रहे हैं, जो खा रहे हैं, सब में माइक्रो प्लास्टिक है। और हम तो कितने-कितने शौक से ज़ोमैटो वगैरह से आप जो ऑनलाइन करते हो ना, ये सब चीज़ें जो गरम-गरम खाना आता है वो ब्लैक कलर के बॉक्स में, इट्स नॉट योर फूड, इट्स जस्ट माइक्रो प्लास्टिक्स। इनफैक्ट आप अगर अगर आपने पानी की बॉटल में पानी रखा, प्लास्टिक की पानी की बॉटल में, और अगर आप उसको अपनी गाड़ी में भूल गए या थोड़ी भी गर्मी हो गई तो उसमें माइक्रो प्लास्टिक रिलीज हो जाता है। आप अवन में अगर अगर प्लास्टिक की चीज को अवन में गर्म करेंगे, उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक्स हैं। इट्स ऑल माइक्रो प्लास्टिक्स, राइट?
देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, इसमें 1-2 चीज़ें हम समझ लेते हैं। देखो, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा हो गया व्हाट वी कैन से लॉ वाले पर्सपेक्टिव में, पॉलिसी वाले पर्सपेक्टिव में, ठीक है? देन वी हैव दिस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बेसिकली अगर मैंने बनाया है, तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि उस कचरे को कलेक्ट करूँ और रिसाइकिल करूँ, ठीक है? स्वच्छ भारत मिशन है, इसमें हम फोकस कर रहे हैं कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको हम स्ट्रेंथन करें। जो सेग्रीगेशन है जो हमारे वेस्ट का, उसको हम स्टार्टिंग में ही कर दें, सर्कुलर इकोनॉमी। देन ड्राफ्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, इसमें भी हम बेसिकली सेग्रीगेशन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है? एंड मिशन लाइफस्टाइल में क्या है, हम लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आप कम प्लास्टिक यूज करो। देखो, कोई सेंस, अगर अगर आपको पता है कि से फॉर एग्जांपल कि मैं अगर ये चीज़ यूज़ करूँगा उसमें फालतू की प्लास्टिक जनरेट होगी, तो मत करो ना। अगर आप सुपरमार्केट जाते हो तो आप अपना खुद का थैला लेकर के जाओ कि वहाँ पे आपको थैला ना लेना पड़े। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आपको इस रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना पड़ता है, राइट? देन ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा मत रटो, इसमें केवल ये एक एसडीजीज़ तो आपको ऑलरेडी याद है, बेसल कन्वेंशन प कर लो, है ना? एंड यूएनईए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी कर लो, ठीक है? तो यूएनईए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी क्या बोलते हैं? नेगोशिएट फॉर अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी कवरिंग द एंटायर प्लास्टिक लाइफ साइकिल। एंड बेसल क्या बोलते हैं? रेगुलर ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है? देन एसडीजी 12 रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, 14 बोलता है लाइफ बिलो वाटर एंड 15 बोलता है लाइफ ऑन अर्थ। तो ये तीनों के तीनों चीजें जो हैं, ये प्लास्टिक की वजह से खराब हो रही हैं, राइट? और ये तीनों के लिए हमको प्लास्टिक को कम करना पड़ेगा। अब वे फॉरवर्ड क्या, अगेन वही चीज है, देखो, रिड्यूस प्लास्टिक प्रोडक्शन, स्ट्रेंथन ईपीआर, सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी लेकर के आओ, वही चीज जो अभी हमने देखा, बिहेवियरल चेंज एंड सो ऑन, ठीक है? आगे चलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन, इसको समझो। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? लैंड डिग्रेड हो गया। जिस तरह से वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो रहा था, आपने कुछ केमिकल्स ऐड करे, कुछ फिजिकल चेंज किया, आपने कुछ भी ऐसे किया, इसकी वजह से लैंड जो है उसकी क्वालिटी खराब हो गई, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि एक जगह थी, हाइपोथेटिकली इमेजिन करो, एक जगह है, वहाँ पे पेड़ हैं, पौधे हैं, वहाँ पे बुशेज हैं, श्रब्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है? और वहाँ पे बारिश-वारिश भी होती है, वहाँ पे वहाँ का अंडरग्राउंड वाटर भी अच्छा खासा बड़ा है। डेज़र्टिफ़िकेशन में क्या हुआ? आपने पेड़ काट दिए, बुशेज़ मर गई, बुशेज़ सारी सूख गई, बारिश आ नहीं रही, अंडरग्राउंड वाटर सारा खत्म हो गया, दैट इज़ डेज़र्टिफ़िकेशन। डेज़र्ट लाइक एरिड सब ह्यूमिड सॉरी एरिड एंड सब एरिड जो कंडीशंस क्रिएट होती हैं, उसको हम बोलते हैं डेज़र्टिफ़िकेशन। लैंड डिग्रेडेशन में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाएँगी? लैंड डिग्रेडेशन में आपने मान के चलो इरोजन हो गया, पेड़ काट दिया आपने, तो पेड़ की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो इरोड हो गई, हवा की वजह से, वाटर की वजह से, या फिर आपने वाटर जो सॉइल है उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स डाल दिए, जिसकी वजह से सॉइल की हेल्थ खराब हो गई। जैसे आपने से फॉर एग्जांपल हेवी मेटल्स की पॉइजनिंग हो गई, हेवी मेटल्स पानी के अंदर चले गए, वो अंडरग्राउंड वाटर ही आप यूज कर रहे हो, वो चीज है, ठीक है? इसको हम लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। लैंड स्लाइड हो गई, ये सब चीजें लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन के अंडर में आएंगी, ठीक है? अब इसमें एक बॉडी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूएनसीसीडी। यूएनसीसीडी मतलब यूएन कन्वेंशन ऑन कंबाटिंग डेजर्टिफिकेशन। इन्होंने एक चीज निकाली थी, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फोकस करता है कि देखो, लैंड को आप, वी नो वी हैव टू डू एग्रीकल्चर, हमें पता है हम एग्रीकल्चर करेंगे, हमें पता है कि हम लैंड को यूटिलाइज करेंगे, बट क्यों ना आप इस तरह से यूटिलाइज करो कि उसको हार्म ना हो। बजाय हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने के, आप मैन्योर यूज कर लो, आप बायो फर्टिलाइजर्स यूज कर लो, आप पेड़ उगाओ आसपास की, जो सॉइल इरोजन है वो कम हो जाए। अंडरस्टूड? नाउ कॉजेस क्या है लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन के? इट्स वेरी इजी, यू ऑल नो दिस, बट लेट मी रीड इट फॉर यू। एग्रीकल्चरल कॉजेस क्या है? देखो, एक तो हमने बहुत ज्यादा कल्टीवेशन कर लिया है, इतना कल्टीवेशन कर दिया, हम एक ही टाइप की क्रॉप उगाई जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, जो लैंड है ना उसमें सर्टेन न्यूट्रिएंट कम हो जाता है। देखो, प्लांट तो न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करेगा ना सॉइल से, आप वही प्लांट बार-बार उगाए जा रहे हो। उसकी वजह से क्या हुआ, न्यूट्रिएंट चलेगा, तो द लैंड इज अनफिट टू फॉर एग्रीकल्चर, राइट? अब आप क्या करोगे, अब आप उसमें पेस्टिसाइड डालोगे, फर्स्ट फर्टिलाइजर डालोगे। अब जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उसमें हार्मफुल केमिकल्स भी तो होते ही है ना, पेस्टिसाइड में हार्मफुल केमिकल्स होते ही है ना। उसकी वजह से क्या होगा, जो डेफिनेटली थोड़े टाइम में न्यूट्रिएंट मिल गया, बट जो हार्मफुल केमिकल्स है वो चले गए। डीडीटी, व्हाट वाज डीडीटी? डाइक्लोरो डाइफ्लाइट ट्राइक्लोरोइथेन, है ना? क्या था ये डीडीटी? डीडीटी अभी बैन हो चुका है इंडिया में। इट्स वेरी हार्मफुल पेस्टिसाइड व्हिच वाज यूटिलाइज्ड फॉर फार्मिंग। उसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम खराब हो गया था, सारे एनिमल्स के, क्योंकि देखो, जो सॉइल में गया वो फूड में जाएगा, है ना? जो फूड में गया वो एनिमल्स के पेट में जाएगा, जो एनिमल्स भी इंसान खा रहे हैं और प्लांट को भी इंसान खा रहे हैं, हमारे भी पेट में जाएगा, राइट? तो ये सब चीजें हो रही थी। देन सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग, आप अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करे जा रहे हो, आपको पता है इंडिया सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट करता है अंडरग्राउंड वाटर। जो पानी ऊपर आया उसमें कुछ सैलिनिटी होगी, राइट? पानी दौड़ गया और ऊपर सॉइल, ऊपर केवल क्या रह गया, हमारा सॉल्ट रह गया, या वाटर लॉगिंग हो गया, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स लीच आउट हो गए। इससे भी हमारा जो क्वालिटी है वो खराब हो रहा है,
है ना? यहाँ हमें हमें पंजाब हरियाणा में ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे व्हीट एंड राइस ग्रो करते हैं हम, बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। एक तो मोनोकल्चर हो गया, सारा न्यूट्रिएंट खत्म। दूसरा इसमें पानी बहुत यूज़ होता है यार, बहुत पानी यूज़ होता है, ठीक है? कर क्या सकते हैं, प्रिसिशन फार्मिंग करो, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाओ अपना। अगर मेरे पास सॉइल हेल्थ कार्ड है तो मुझे पता है कि मेरे सॉइल में केवल ये न्यूट्रिएंट कम है, तो मैं कम फर्टिलाइज़र डालूँगी। अगर मुझे पता ही नहीं तो मैं सारी फर्टिलाइजर डाल दूंगी, राइट? देन डिफॉरेस्टेशन, आप जो जड़ें होती हैं ट्रीज की वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, अंडरग्राउंड वाटर को का लेवल बना करके रखती हैं। आपने पेड़ उखाड़ दिए तो क्या होगा, सारे का सारा इरोजन हो जाएगा, राइट? इसके लिए हमारे पास ग्रीन इंडिया मिशन है ना? हमारे पास नगर वन मिशन है, कैंपा एक्ट है। कैंपा एक्ट क्या करता है, कंपनसेशन पे फोकस करता है। ओवर ग्रेजिंग, अगर ये छोटे छोटे प्लांट्स एंड श्रब्स हैं वो सारे एनिमल खा जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी वो तो हैम्पर हो जाएगी ना, वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन लग जाएगा, वहाँ पे इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। देन माइनिंग एंड इंडस्ट्री भी हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करती है। अर्बनाइजेशन में क्या होता है कि हार्मफुल केमिकल्स अगेन रिलीज होते हैं। आप आपने पूरा लैंड ही खराब कर दिया, आपने पूरा कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया, पेड़ आपने सारे काट दिए। देन नेचुरल कॉजेज भी होते हैं हालांकि सॉइल खराब होने के, विंड इरोजन हो गया, वाटर इरोजन, फ्लड, साइक्लोन, ये सब आ गया, है ना? कभी कभी से फॉर एग्जाम्पल डेजर्टिफिकेशन की बात करें तो फॉरेस्ट फायर आ जाती है। ये तो आप और मैं नहीं कर रहे, फॉरेस्ट फायर तो खुद ही लग रहा है, राइट? क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, एक्सट्रीम रेनफॉल आ रही है, एक्सट्रीम हीट वेव आ रही है, कि डेजर्टिफिकेशन भी इंक्रीज हो रहा है, इकोसिस्टम हमारा पूरा का पूरा कोलैप्स हो रहा है, राइट? सॉइल इरोजन में याद रखना, नियरली 30% ऑफ इंडियाज लैंड इज अफेक्टेड बाय सॉइल पोल्यूशन, ठीक है? चंबल, ब्रह्मपुत्र एंड ओडिशा अपलैंड्स ये हमारे सबसे बड़े हॉटस्पॉट है। अब ये हमने कॉजेज पढ़ लिए, अब हमें पढ़ना है कि इसको हम खत्म कैसे करें फिर। देखो सीधी बात है, जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे लैंडस्लाइड होती है तो आप यहाँ पे कंटूर्स बना दो, इस तरह से कंटूर्स बन जाते हैं, और फिर आप यहाँ करो फार्मिंग। तो कंटूर्स क्या होते हैं, बेसिकली कंटूर्स इरोजन को रोकते हैं, है ना? दूसरा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड पे हमने बात करी, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस करेंगे। इन सब चीजों से पेड़ उगाओ, जितने पेड़ उगा सकते हो उतने उगाओ, है ना? अगर ये आपका खेत है तो खेत की जो बाउंड्री है यहाँ पे पॉपुलर के ट्री उगा दो, है ना? क्या होगा, एटलीस्ट ये खेत तो सेफ रहेगा। समझ गए? नाउ इम्पैक्ट क्या है, वी ऑल नो दिस, अगेन वी आर गोइंग टू रीड इट। सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, एक, आपको पता है इस देश के मैक्सिमम लोग या तो लैंड पर डिपेंडेंट है ना? क्यों डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के लिए डिपेंडेंट है, राइट? अब आपने उस एरिया का पानी भी खत्म कर दिया, आपने उस एरिया की सॉइल का हेल्थ भी खत्म कर दिया, ना वहां को यील्ड आ पा रही है, ना वहां पे कुछ ग्रो हो पा रहा है। वहां पे वो गरीब किसान क्यों रहेगा, वो वहां से माइग्रेट कर जाएगा, राइट? जब वो माइग्रेट करेगा तो वो नए कल्चर में घुल मिल नहीं पाएगा, बड़े शहरों में जाएगा तो वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, तो वो जो मिक्सिंग है वो नहीं हो पाएगी, राइट? एंड जो इंसान जहाँ रहना चाहता है वहाँ रह भी नहीं पाएगा। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस यू ऑलरेडी नो, पूरा पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो जाएगा, वही चीज हमारे फूड चेन में एंटर करेगी और उसकी वजह से हम, आप और मैं, हमारी हेल्थ को भी हार्म होगा। इकोनॉमिक लॉसेस भी ऑलरेडी नो, राइट? एग्रीकल्चर पे पूरा लॉस हो जाएगा, राइट? हेल्थ पे इशू आ जाएगा। आगे चलते हैं। नाउ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी यूएनसीसीडी का है ये, ठीक है? तो ये क्या बोलता है, बेसिकली ये बोलता है कि स्टेट वेयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लैंड रिसोर्स रिमेन स्टेबल और इंप्रूव डिस्पाइट ह्यूमन एक्टिविटी। आप जो भी ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हो करो, बट उसकी क्वालिटी खराब मत करो। इनफैक्ट आपकी आपकी जो लैंड है उसकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। इसके लिए बेस्ट चीज क्या है, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, है ना? आप बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करिए, आप बेसिकली मैन्योर्स को यूज करिए, तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। आप खेती बाड़ी कर रहे हो बट आपके सॉइल की न्यूट्रिएंट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी है, ग्रीन इंडिया मिशन है। तो ये दोनों का टारगेट क्या है कि हम फॉरेस्ट कवर बढ़ाते हैं। देखो फॉरेस्ट अगर बढ़ाओगे तो आपका जो लैंड है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। सेम इज कैंपा एक्ट फोकस करता है कंपनसेशन पे, कि अगर मान लो ये एक एरिया है, यहाँ पे इतना एरिया आपने काट दिया जंगल का, तो इसको आपको कहीं और ग्रो करना पड़ेगा, इतना सेम चीज, ठीक है? फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, ठीक है? सॉइल हेल्थ कार्ड मैंने बताया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस। तो बेसिकली होता क्या है ना, जो सैटेलाइट है वो सॉइल का कलर देख करके बता देती है कि इसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट है या फिर इसके अंदर वाटर कितना कम कितना ज्यादा है, राइट? तो अगर वो सैटेलाइट इमेजिंग लेना तो वो एक फार्मर को बता सकते हैं कि भाई आपका टाइम आ गया, अब आप इसमें पानी डालो, ठीक है? सो ये सब चीजें क्या होता है, हमें एक बहुत प्लान्ड तरह से लैंड को यूटिलाइज करना बताती है। देखो जितना डेटा होगा उतनी बेटर पॉलिसी बनेगी। आगे चलते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव में एक दो चीजें बस याद रख लो। यूएनसीसीडी आपने ऑलरेडी याद कर लिया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, इसी का हमारा इनिशिएटिव है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, ठीक है? बॉन्ड चैलेंज क्या बोलता है, इंडिया इज कमिटेड टू रीस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030, ठीक है? एंड यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन यूज कर सकते हो, या फिर इसको याद करने के बजाय रिमेंबर दिस,
ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। तो ये साहेल रीजन है अफ्रीका का, ठीक है? ये जो रीजन है ना, यहाँ पे डेजर्ट्स है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? अभी ये डेजर्ट वाला रीजन है, ये एक्सपैंड हो रहा है, पता है? ये यहाँ से यहाँ तक इतना एक्सपैंड होने लग गया है। तो इसको रोकना तो पड़ेगा, वरना एकदम पूरा अफ्रीका ही डेजर्ट बन जाएगा। इसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ट्रीज़ ग्रो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं बाहर से हम ट्रीज़ ग्रो कर रहे हैं एंड उसकी वजह से जो डेजर्टिफिकेशन है वो रुक रहा है, ठीक है? नाउ वे फॉरवर्ड के सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करिए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, आप क्रॉप रोटेशन करो, है ना? उसके अलावा आप बेसिकली एज़ अ सेड बायो मैन्योर को यूज़ करो, है ना? प्रिसिजन फार्मिंग करो, वाटर कंजर्वेशन पे फोकस करो, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने दो, माइक्रो इरिगेशन पे फोकस करो, है ना? रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस करो। टेक्नोलॉजी लेकर के आनी पड़ेगी हमें, क्यों? बेटर डेटा, बेटर पॉलिसीज़। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, अब से फॉर एग्जांपल हमने जो भी हमने स्कीम्स बनाई हैं, जो भी इनिशिएटिव लिए हैं, एटलीस्ट वो ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट तो हो पाए। राइट? आगे चलते हैं। ना यूट्रोफिकेशन एंड ओशन एसिडिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है? तो इसमें हमारे पास समझने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन भी नहीं है, इसको बस थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, इसको एक बार समझा देती हूँ। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि फार्मिंग की वजह से या सीवेज में से, ठीक है? जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये किसी लेक में, रिवर में या पॉन्ड में आ जाते हैं, ठीक है? अब क्या होता है, जब ये न्यूट्रिएंट है, तो ये क्या है? ये एल्गी के लिए खाना है, इसलिए एल्गल ब्लूम आ जाएगा। पूरा सरफेस पे क्या हुआ? एल्गी जमा हो जाएगी ग्रीन कलर की। अब क्या हुआ, क्या सनलाइट आ पा रही है अंदर? सनलाइट अंदर आ ही नहीं पा रही। तो नीचे जो एक्वेटिक, जैसे इफ दिस वाज़ द पॉन्ड, ठीक है? तो यहाँ पे जो एक्वेटिक प्लांट्स थे, वो मर जाएँगे, है ना? जैसे ही एक्वेटिक प्लांट्स मरेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एनारोबिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बैक्टीरियाज़ इस प्लांट को मारने के लिए ऑक्सीजन को खाने लग जाएँगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे तो फिश भी थी। उन फिश के लिए, बेचारों के लिए कोई भी ऑक्सीजन नहीं बची। तो ये फिश मरना शुरू हो जाएँगे। अल्टीमेटली इसके अंदर जितना भी इकोसिस्टम है पूरा कोलैप्स हो जाएगा और ऊपर एक लेयर ऑफ एल्गी बच जाएगी, ठीक है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो गई थी, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बची नहीं, डिसॉल्व ऑक्सीजन सारी खत्म हो गई, सारी की सारी ऑर्गेनिज़म्स खा गए। दिस इज़ नोन एज़ यूट्रोफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है ओशन और वो बनाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या करता है, कार्बोनिक एसिड एसिड बनाएगा HCO3 एंड H+ आयन एंड उसकी वजह से जो CO3 ये जो आयन था, ये नहीं बन पाएगा और ये आयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ऑर्गेनिज़म्स के क्रस्ट बनाने के लिए। अगर ये नहीं बन पाएगा तो ये जो एनिमल्स हैं वो भी नहीं ज़िंदा रह पाएँगे, मर जाएँगे। प्लस जो पीएच है, सिंस H+ आयन इंक्रीज़ हो रहा है तो जो हमारा पीएच है वो रिड्यूस होते जा रहा है। समझ गए? यूट्रोफिकेशन में क्या है, नेचुरल यूट्रोफिकेशन क्या है, थोड़ा-थोड़ा देखो, थोड़े-थोड़े सेडिमेंट्स तो आएँगे, थोड़ी-थोड़ी तो चीज़ें आएँगी वाटर बॉडीज़ के अंदर, बट ये बहुत हार्मफुल नहीं होती, ठीक है? ये हमारे बेसिकली इम्पोर्टेंट होते हैं कि थोड़ा न्यूट्रिएंट आ रहा है तो इट इज़ बेटर फॉर इकोसिस्टम। जो आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन होता है जो आपस में करते हैं उसकी वजह से पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम कोलैप्स जाता है, ठीक है? कॉजेज़ क्या हैं? देखो ये तो बहुत ईज़ी है, इसमें ये सब नहीं रटना आपको, जस्ट रिमेंबर दीज़ थिंग कि एग्रीकल्चरल रन ऑफ है ना? अनट्रीटेड सीवेज है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, अर्बन स्टॉर्म वाटर रन ऑफ है, एक्वाकल्चर है, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, इसकी वजह से भी ज़्यादा रन ऑफ वाटर आएगा, राइट? तो ये फैक्टर्स हैं, तो आपको क्या करना है, इफ यू राइटिंग अबाउट यूट्रोफिकेशन, राइट यूट्रोफिकेशन है, इस तरह से फैक्टर्स लिख देना, इस तरह से, ठीक है? प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। सबसे पहले होगा न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, जो एक्सेस नाइट्रोजन एंड फास्फोरस है वो वाटर में एंटर करेगा। फिर होगा एल्गल ब्लूम, एल्गी का ब्लूम होगा, राइट? क्यों? बहुत ज़्यादा खाना आ गया फॉर एल्गी। अब जो सरफेस है उसमें पूरे में एल्गी आ गया तो लाइट रिडक्शन हो जाएगा, सनलाइट आ ही नहीं पाएगी। सनलाइट ना आने की वजह से जो नीचे की वेजिटेशन है वो मर जाएगी। अब वेजिटेशन मर गई, अब उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, जो डेड एल्गे एनिमल्स है उनका डिकम्पोजिशन कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा। ये बैक्टीरिया क्या करेगा? ये बैक्टीरिया करेगा एनारोबिक वो सॉरी एरोबिक आई एम वेरी सॉरी एरोबिक रिएक्शन करेगा और सारे के सारा ऑक्सीजन को खुद खा लेगा और हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल गैसेस रिलीज करेगा। अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन डिसॉल्व थी वो कम हो जाएगी और जितने भी एनिमल्स हैं, वो एक्वाटिक एनिमल्स है, फिश है, वो सब मर जाएंगी। तो यहाँ पे एक डेड जोन क्रिएट हो जाएगा एंड फिश भी हमारी मर जाएगी एंड दिस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। इसका इंपैक्ट क्या होता है वी ऑलरेडी नो। देखो एल्गल ब्लूम होगा, है ना? एक्वाटिक डाइवर्सिटी मर गई, पूरी खत्म, खत्म ना बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। एक कोई भी इकोसिस्टम है, वहां पे कोई भी एरिया है, उसकी हेल्थ डिपेंड करती है वहां के एनिमल्स एंड प्लांट्स पे। अगर इकोसिस्टम खराब होगा तो वो जो वेटलैंड है वो भी डिग्रेड हो जाएगा, इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा, ह्यूमन हेल्थ पे असर पड़ता है। क्योंकि देखो जो लेक का यूट्रोफिकेशन हो गया वहां पे अब बहुत हार्मफुल केमिकल्स है, वो वाटर इज नॉट नॉट फिट फॉर यूज नाउ। तो इकोनॉमिक लॉस हुआ, ह्यूमन हेल्थ पे लॉस हुआ एंड जो पूरी लेक है उस वो भी पूरी खराब हो गई, राइट? इसका मिटिगेशन क्या है? वेरी इजी। अब तक तो आपने अच्छा खासा वैल्यू एडिशन हमें समझ में आ गया होगा कि देखो भाई, सबसे पहले तो हमें सीवेज ट्रीटमेंट करना है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है कि आप फार्मिंग जो कर रहे हो उसमें अंधा कुछ भी फर्टिलाइजर यूज मत करो।
प्रिसिशन के साथ यूज करो, राइट। देन हमें बफर जोन बनाना पड़ेगा, वेटलैंड रेस्टोरेशन पे फोकस करना पड़ेगा, इंडस्ट्री रेगुलेशन, जो पोल्यूशन जा रहा है कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, सीवेज से आ रहा है, इंडस्ट्री से आ रहा है, तीनों को रेगुलेट करो, ठीक है। एंड देन लेक मैनेजमेंट। ना ओशन एसिडिफिकेशन, ये क्या केमिकल रिएक्शन रटनी है क्या, मत रटो, ठीक है। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में लगा रहा कार्बोनिक एसिड बन रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, H+ एंड HCO3 हमारा आयन क्रिएट हो रहे हैं, बट हमें एक्चुअली चाहिए क्या था, हमें चाहिए था CO3 2-, ठीक है। अब ये आयन हमारा बन नहीं पा रहा है, क्योंकि बार बार ये जो आयन है ये डायरेक्टली बिना CO3 बनाने के वापस से क्या बना रहा है, H2CO3 बना रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बार बार हो रही है, तो ये कार्बोनिक आयंस बन नहीं पा रहे। जब कार्बोनिक आयंस नहीं बन पाएंगे तो शेल फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके कॉजेस क्या है, डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ये, हमने एफोरेस्टेशन किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हम लोग ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ा रहे हैं, हम लोग एमिशंस बढ़ा रहे हैं, हम बहुत वेहिकुलर पोल्यूशन कर रहे हैं, अंडरस्टूड, हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं, इसकी वजह से ये चीज हो रही है, हमने पेड़ काट दिए, राइट। इम्पैक्ट क्या है इसका, देखो सीधी सी बात है, जो कोरल्स हैं, है ना, मोलस्क है, ऑयस्टर्स है, प्लैंक्टॉन्स है, इन सबको CO3 चाहिए, ठीक है। और वो नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर भी वीक होगा, धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, इन इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो जो फूड चेन है वो भी हमारी कोलैप्स हो जाएगी। फिशरीज को, अब जो फिश है वो डिपेंडेंट रहती है इन छोटे छोटे प्लैंक्टॉन्स पे, ऑयस्टर्स पे, मोलस्क पे, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो ब्लू इकोनॉमी है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा, वी नो कोरल्स का कितना इंपैक्ट है। एंड देन हमारा पूरा ओवरऑल क्लाइमेट भी, हमारा क्लाइमेट चेंज भी आने वाला है इसकी वजह से। क्यों, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कम हो गया ना, राइट। क्यों क्यों कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कम हो गया भाई, ये जो एनिमल्स थे, ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, यही तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे थे, इन्हीं को आपने मार दिया। अब इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, देखो इजी है। जो भी आपने वाटर के लिए कर रखा है, जो भी हम फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए करते हैं या वाटर के लिए करते हैं, वही हम यूट्रोफिकेशन एंड ओशन एसिडिफिकेशन के लिए करेंगे, ठीक है। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। अमरूद 2 किस पे फोकस करता है कि आप जो सीवेज है उसको ट्रीट करो, वेस्ट सेग्रीगेशन पे फोकस करो, वाटर ट्रीटमेंट पे फोकस करो, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी क्या करता है, ओवरऑल पूरे मरीन इकोसिस्टम को फोकस करता है, राइट। और इसमें अगर आप जब कंक्लूजन लिखोगे तो यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट, जैसे रामसर साइट है ग्लोबल, है ना, SDG 6, SDG 12, 14 एंड पेरिस अग्रीमेंट, इन सब के बारे में लिख सकते हो। पेरिस अग्रीमेंट क्या बोलता है कि भाई आपको 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना है ना टेम्परेचर, उसके लिए कार्बन एमिशन पे फोकस करना पड़ेगा, कार्बन एमिशन कम करो, राइट। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करना है, क्लाइमेट एक्शन एंड सो ऑन, दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो। अब आते हैं ओजोन डिप्लीशन पे। देखो ओजोन डिप्लीशन का मतलब समझो, ओजोन दो जगह पे अवेलेबल है, एक तो हमारे सरफेस पे अवेलेबल है और एक हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में अवेलेबल है। व्हाट इज ओजोन, O3। सरफेस पे ओजोन जो है वो हमारे लिए थोड़ी हार्मफुल है, बट स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। क्यों, क्योंकि ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमको बचाती है। UVA को कंप्लीटली ब्लॉक कर देगी एंड UVB को थोड़ा कम कर देगी, ठीक है। तो जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन उनको बचाती है, हमें कैंसर से बचाती है, हमारे पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखती है। बट इस कहानी में एक विलन है, विलन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब जाते हैं एनवायरनमेंट में तो फ्री क्लोरीन या फ्री ब्रोमीन को एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। अब मान के चलो ये O3 है ना, तो O3 बनता कैसे है ना, देखो O2 होता है, ये डिवाइड होता रहेगा, है ना, O में, फिर ये बन जाएगा O3, ये O2 के साथ रिएक्ट करके O3 बन जाएगा। इस तरह से रिएक्शन एक चलती रहती है, रिएक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब होगा क्या ना, O3 अगर इसके साथ हम क्लोरीन को ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या करेगा ये O3 OCl बना देगा और प्लस O2 बना देगा। मतलब इन्वायरमेंट में जो O3 था ओजोन में, वो टूट करके ऑक्सीजन एंड OCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो क्लोरीन है ना, ये दुश्मन है, ये O3 को तोड़ देता है ऑक्सीजन में, राइट। अब जैसे ही ओजोन लेयर टूटी और ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई O2, तो यहाँ पे क्या हुआ, होल क्रिएट हो गया। अब इस होल के थ्रू सनलाइट जो है वो अर्थ तक आ जाएगी, दिस इज नोन एज ओजोन लेयर का होल या ओजोन लेयर का डिप्लीशन। इसका विलन कौन है, क्लोरीन है। तो ये क्यों जनरेट हो रहा था, हम लोग ना एक गैस यूज करते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेटर या AC में यूज होता था। ये जो गैस है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन कर रही थी ओवर एंटार्क्टिका। तो हमने क्या किया, हमने इसको बंद किया। अब फॉर्चुनेटली जो ओजोन लेयर का होल था वो भी हमारा वापस से हील हो गया है, ठीक है। तो इसको रीड करते हैं। Ozone depletion refers to thinning of stratospheric ozone layer due to ozone depletion substances. What is ODS? Ozone depletion substances. ठीक है. Allowing greater penetration of harmful UVB radiation. Ozone layer is expected to recover
प्री 1980 लेवल बाय 2066 ड्यू टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने क्या बोला कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है वो हमको कम करने हैं, ठीक है? वो हमको बैन करना है धीरे-धीरे। तो अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है और जितना भी डैमेज हुआ था ना वो सब कवर हो जाएगा बाय 2066, ठीक है? अब ओज़ोन लेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, O3 है। तो ये क्या होता है ना, ये यूवी रेडिएशन में ना ऑक्सीजन स्प्लिट कर जाता है। जो O2 है ना, वो बना देता है ONO। अब क्या करेगा, जो फ्री O है ना, ये रिएक्ट कर देगा O2 के साथ एंड बना देगा O3, ठीक है? ये जो इसको चैपमैन साइकिल भी बोलते हैं, इसके थ्रू ओज़ोन बनती है, ठीक है? अब दिक्कत क्या है, जो क्लोरीन है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी एंड O2 प्लस OCl बच जाएगा, ठीक है? नाउ कॉजेस क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, हेलेन्स है ना? कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड्स है, मीथाइल क्लोरोफॉर्म है, मीथाइल ब्रोमाइड है ना? ये सब क्या है? इन सब में आपको कॉमन चीज़ दिख रही है, क्लोरीन या ब्रोमीन। ये सब क्या होता है? इन सब के अलग-अलग सोर्सेज़ हैं। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एसीज़ में, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होता था, ठीक है? फ़ोम मैन्युफैक्चरिंग में। हैलोन्स जो है, वो यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये केमिकल फीडस्टॉक के में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, वो मेटल क्लींजिंग के लिए यूज़ होता है। मिथाइल ब्रोमाइड है, वो एग्रीकल्चर फ्यूमिगेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ों में आपको जहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है, उस पे थोड़ा एम्फेसिस देना है। ये जो गैसेज़ हैं, ये एनवायरनमेंट में जाकर के, स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर के फ्री क्लोरीन बनाती हैं या फ्री ब्रोमीन बनाती हैं, जो रिएक्ट करता है ओज़ोन के साथ एंड अल्टीमेटली O2 प्लस OCl या OBr बना देता है एंड जो हमारा ओज़ोन है वो डिप्लीट हो जाता है, ठीक है? मैकेनिज़्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखो, यूवी फोटोलाइसिस में क्या होता है, यूवी ब्रेक्स द सीएफसी मॉलिक्यूल रिलीजिंग सीएल और बीआर। तो बेसिकली ओज़ोन था, इसको ब्रेक करा किसने? सनलाइट ने, ठीक है? सॉरी नॉट ओज़ोन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसको किसने ब्रेक किया? यूवी रेडिएशन ने, और फ्री सीएल या बीआर बन गया। अब ये रिएक्ट करेगा ओज़ोन के साथ एंड सीएलओ एंड ओ नॉट ओसीएल, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, सीएलओ एंड O2 बना देगा, ठीक है? अब क्या हुआ, जो हमारा ओज़ोन था O3 वो तो टूट गया, ऑक्सीजन जनरेट हो गया, ऑक्सीजन तो हमारे काम की है नहीं, वो तो यूवी रेडिएशन को बचाएगी नहीं, तो हो क्या रहा है, और फिर क्या होगा, थोड़ी देर में वापस से सीएल बन जाएगा और यही सीएल वापस से दूसरे O3 के साथ रिएक्ट करेगा। समझ गए? आगे चलते हैं। देखो, देयर इज वन मोर थिंग, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ये ना हमें पोलर रीजन में दिखता है, एंटार्क्टिका वाले रीजन में। ये क्या होता है, ये जो क्लाउड्स होता है ना, इसमें ये क्लोरीन को एक्टिवेट कर देता है। जो क्लोरीन होता है ना, उस एलिमेंट को एक्टिवेट कर देता है एंड वहां पे ओजोन डिप्लीशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है? कॉजेस के एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर फॉर्मिंग, जैसे ये तो पोलर वाले एरिया में हमारे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन गए। ये क्लाउड्स ओजोन डिप्लीशन के मेन फैक्टर हैं। बाकी इसको पोलर वॉर्टेक्स भी बोलते हैं। देन सनलाइट की वजह से क्या हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे टूट रहे हैं। देन ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, हेलेंस हो गए, राइट? इसका इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन हेल्थ पे? डेफिनेटली कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर है ना, मेलानोमा बोलता है इसको। जहां पे भी जाएगा वहां पे डिस्ट्रक्शन करेगा, वेदर इट्स प्लांट्स, एनिमल्स, जिस पे भी सनलाइट लगेगी उसको डिस्ट्रॉय करेगी। एग्रीकल्चर पे भी, एग्रीकल्चर में जो होगा क्या होगा, यूवी भी जो डैमेज कर देगी पूरे के पूरे क्रॉप्स को, है ना? मरीन इकोसिस्टम पे हार्म पड़ेगा। भाई जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, कोरल्स हैं, वो तो सनलाइट पर डिपेंडेंट है। अगर सनलाइट बहुत हार्मफुल हो जाएगी, अगर वो मतलब जो यूवी रेडिएशन जो है वो छन करके नहीं आ रही, तो डेफिनेटली उनकी पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, बायोडायवर्सिटी पे हार्म होगा, क्लाइमेट चेंज और ट्रिगर हो सकता है, राइट? सो ग्लोबल इनिशिएटिव्स देख लेते हैं इसमें। वी हैव ओजोन सेल, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बनाया है। कोऑर्डिनेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन इंडिया, तो इंडिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बनाया है। हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कम कर रहे हैं, तो हम कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है? देन ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस रूल ऑफ 2000, ये क्या करता है, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस को या तो बंद करता है या कम करता है, ठीक है? इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स है उसमें हम सीएफसीज को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, है ना? फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम फेज आउट मैनर में हटा रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, अगर आप एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग टेक्नोलॉजीज बना रहे हो तो आपको सरकार इंसेंटिव्स देगी, ठीक है? इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में क्या है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वियना कन्वेंशन क्या बोलता है, फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर्स, बट इसमें कोई मैंडेटरी रिडक्शन टारगेट्स नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये लीगली बाइंडिंग है, ये बोलता है कि आपको फेज आउट मैनर में पूरे का पूरा ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस को खत्म करना है, ठीक है? अब हुआ क्या था ना, हमने ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाने के चक्कर में हमने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ले आए। अब ये भी बहुत बड़े ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करते हैं, ठीक है? फिर हम लेकर के आए कि किगाली एग्रीमेंट की, जो हमने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यूटिलाइज करने शुरू करे, हम उसको भी हटा दें। अब याद रखना, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन अपने आप में ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस नहीं है, बट एक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है? चैलेंजेस क्या है कि देखो, इलीगल ट्रेड हो रहा है क्योंकि जो केमिकल्स है वो इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। राइजिंग कूलिंग डिमांड,
जैसे-जैसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ रहा है, हमारी कूलिंग डिमांड बढ़ती जा रही है। हाई ट्रांजिशन कॉस्ट है इसकी, अवेयरनेस गैप है ना? और एमिशंस बढ़ते जा रहे हैं, राइट? अब वे फॉरवर्ड में क्या है, सिंपल सा है। आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को आप कम यूटिलाइज़ करें। जो कूलिंग सेक्टर है, उसमें हमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए, है ना? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो, एग्रीकल्चर में प्रिसिजन एग्रीकल्चर करो, है ना? अवेयरनेस कैंपेन जनरेट करो। अंडरस्टूड? एंड इसके थ्रू आप अपना एसडीजी 13 भी कंप्लीट कर पाओगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई, बट आज ईज़ी था। आज हमने कुछ नया नहीं पढ़ा, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ किया है एंड वैल्यू एडिशन पे फोकस किया है। So I would again say all the best to all of you. Take care.